नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम लोग इग्नू एमएसडी कोर्स के पेपर कोड एमएसडी 2 पर बात करेंगे, जिसमें हमारी चर्चा का विषय होगा भारतेंदु के काव्य में नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना। यह प्रश्न इस बार के असाइनमेंट में भी है, तो हो सकता है आपकी परीक्षा में भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न पूछ लिया जाए। आपका असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो अभी 31 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, जल्दी बनाकर अपने स्टडी सेंटर पे या फिर जो भी गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग जल्दी उसको जमा करा दीजिए। और एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो भी आ चुके हैं, फिल हो रहे हैं। और इसके पश्चात आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं वो भी इसी बीच होने वाले हैं। तो इस प्रकार ये समय है कि तैयारी बेहतर की जाए। आप लोग अपनी सीरीज़ से, अपनी किताबों से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं हर बार की तरह इस बार भी कोशिश करूँगा कि प्रोवाइड कराऊँ। पिछली बार जितने वीडियोज़ प्रोवाइड कराए गए थे उसमें से प्रश्न बने थे, उसमें से अधिकतर प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार जिन लोगों ने भी वहाँ से पढ़कर एग्ज़ाम दिया था उन लोगों ने अपना फीडबैक भी दिया कि हाँ, बेहतर जो है परफॉर्म कर पाए हैं वो लोग एग्जामिनेशन में। तो इसी तरीके से अगर आप लोग भी उन वीडियोस को देख कर जाएंगे जो वीडियोस चैनल पर पहले से अपलोडेड हैं, तो आप भी अपनी परीक्षाओं में बेहतर तरीके से अपनी परीक्षाएं दे पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। चलिए लौटते हैं अपने आज के विषय पर। जो आज का विषय है इसमें भारतेंदु के काव्य में नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना पर बात करेंगे। यानी कि भारतेंदु का समय, जो भारतेंदु का समय है वही नवजागरण का काल भी है। हम देखते हैं कि इस दौरान राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे विद्वानों ने राष्ट्रीय चेतना को उभारने का, नवजागरण को लाने का कार्य किया। वो लोग कार्य कर रहे थे, इसमें संलग्न थे। 1828 में ही जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हो चुकी थी, बाल विवाह पर रोक लग चुकी थी, विधवा विवाह की अनुमति, नारी शिक्षा, अंधविश्वासों को नकारा जाना आदि सामाजिक क्रांति के स्वर गूंज रहे थे। इन सब पर कार्य चल रहा था। तो ऐसे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक लेखक है, एक कवि है, वो इस विचारधारा से वंचित रह जाए। बंगाल की यात्राओं का, यानी कि जो भारतेंदु थे ये बंगाल की यात्रा करते थे, बंगाल जाया करते थे। और सबसे पहले जो हमें राष्ट्रीय चेतना का स्वर मिलता है आधुनिक भारत में वो बंगाल में ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वहीं पर सबसे पहले अंग्रेजों ने कब्जा किया, वहीं पर वे सबसे पहले आए। और इस प्रकार वे लोग हमारे धर्म को बुरा बताया करते थे, हमारे धर्म में कमियां निकाला करते थे। इससे हम लोग और ज़्यादा जागरूक हुए और हम लोगों ने क्या किया, हम लोग उल्टे उनके धर्म में कमियां निकालने लगे। और इसी प्रकार राष्ट्रीय चेतना, नवजागरण, इन सब का उदय हुआ। और भारतेंदु ने जो नारी के प्रति दृष्टिकोण रखा वह यह था कि वे वेश्यागमन के खिलाफ थे, विधवा विवाह के समर्थक थे। उन्होंने बाल बोधिनी पत्रिका, जो कि नारियों को ही समर्पित थी, उसके मुख्य पृष्ठ पर छापा था। उसमें लिखा रहता था कि जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति। यानी कि जो हरि है वही राधिका है, जो शिव है वही शक्ति है। जो नारी सोई पुरुष, या मैं कुछ न विभक्ति। यानी कि जो नारी है वही पुरुष है, इसमें कोई भी विभक्ति, कोई भी अंतर नहीं है। भारतेंदु ईश्वर चंद्र विद्यासागर के भी संपर्क में आए, उनसे भी इनका संपर्क था, जिन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में पौराणिक ग्रंथों से काफ़ी सबूत जुटाए थे। यानी कि जो विद्यासागर थे उन्होंने ग्रंथों का सहारा लेकर लोगों के सामने यह तथ्य रखा कि जो आज तुम लोग मान रहे हो, जो ये मान्यताएं चल रही हैं, ये सारी मान्यताएं क्या है? ये सारी मान्यताएं निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि ये सारे जो प्रथाएं चल रही थी ये नारियों को लेकर एक गलत दृष्टिकोण बना चुकी थी, एक गलत दृष्टिकोण का निर्माण कर चुकी थी, जो कि हमारे अतीत में, हमारे इतिहास में नहीं रहा था। प्राचीन काल में वेदों के टाइम पे ऐसा नहीं रहा था। तो इन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संपर्क में आने के बाद वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति नामक अपनी रचना की, जिसमें एक बंगाली पात्र द्वारा वो कहलवाते हैं कि नष्टे मृते प्रवजिते क्लीवे च पतिते पतौ पंचम स्वयायस्तु नारीणा परिरूढ़यो विधेयते। यानी कि किस स्थिति में नारी दूसरा विवाह कर सकती है। यानी कि जब पति मर जाए
लापता हो जाए या फिर नपुंसक हो जाए या फिर पतित हो जाए, इन सब कारणों से नारी जो है एक स्त्री वह दूसरा विवाह पुनर्विवाह कर सकती है। और नए जमाने की मुकरी में भी वे उनकी प्रशंसा करते हैं, क्या बोलते हैं, विद्यासागर की। क्यों प्रशंसा करते हैं? प्रशंसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे विधवा विवाह के समर्थक थे और उन्होंने स्वयं एक विधवा से विवाह किया था। तो इस स्थिति में वे कहते हैं कि सुंदर बानी कह समझावें, विधवा गण सो नेह बढ़ावें, दया निधान परम गुनागर, सखी सज्जन नहीं विद्यासागर। यानी कि जो सुंदर बाणी कहकर समझा रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है और विधवाओं से स्नेह कर रहा है, उसे उनके साथ भी प्रेम से पेश आ रहा है, यानी कि उसे हे दृष्टि से नहीं देख रहा है। दया निधान परम गुणागर, जो सभी गुणों से ओतप्रोत है, सभी गुण जिसमें विद्यमान है और दया का सागर है, क्या वह सज्जन, वह जो विद्यासागर नामक व्यक्ति है, क्या वह सज्जन नहीं है? ऐसा करके ये प्रश्न पूछते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं जब हम, तो नव जागरण की और क्या विशेषताएं इनमें देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने भारत दुर्दशा में एक पात्र द्वारा कहलवाया है कि धर्म ने समाज की दुर्दशा कैसे कर दी, यानी कि धर्म के कारण समाज की दुर्दशा क्या हो गई, उसको हम इन पंक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे रुचि बहुविध के वाक्य पुराणन, माही घुसाए सैव साक्त, वैष्णव अनेक मत प्रगट ही चलाए। यानी कि तो इस तरीके से ये यहाँ पर कहते हैं। और इसी प्रकार इन्होंने और विरोध किया है वेदों पुराणों का और नव जागरण फैलाने का काम किया है कि इन्होंने अद्वैतवादियों का विरोध किया है, यानी कि शंकराचार्य का विरोध किया है कि जैसे जहां अगर झूठा है तो फिर मतवालों का क्या है काम, भला फिर मजहब में हर शख्स क्यों करता है कलाम। तो इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर लिखा है। इन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, जो जनपत्री आदि देखकर, कुंडली देखकर विवाह करने की प्रथा थी, विदेश यात्रा पर जो हमारे यहाँ रोक थी, मूर्ति पूजा आदि पर जो मूर्ति पूजा होती थी, बहुदेववादी प्रथा थी, अंधविश्वास थे तमाम, उन सब का भारतेंदु ने खुलकर विरोध किया है। यहाँ हम देखते हैं कि भारतेंदु किस प्रकार नवजागरणवादी थे, किस प्रकार उन्होंने नवजागरण को बढ़ावा दिया है और समाज की रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए भारतेंदु शिक्षा को अपनी भाषा के प्रति उदासीनता के लिए भी चिंता व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि अंग्रेजी का मकसद, अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसे लोगों की जमात, यानी कि जो अंग्रेज थे उनका मकसद क्या था कि अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसी जमात खड़ी कर देना है, ऐसे लोगों को का एक समूह बना देना है जो भेष और भूषा से तो भारतीय हो लेकिन मानसिक रूप से क्या हो, वो अंग्रेज हो, ताकि उन्हें प्रशासन चलाने में आसानी हो सके। इसी प्रकार वे अंग्रेजी भाषा की महत्ता बताते हुए भी कहते हैं क्यों अंग्रेजी भाषा जरूरी है, भी बताते हैं क्योंकि जो विधि के ग्रंथ हैं, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं सब अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी भाषा जानना जरूरी है। अगर हम अंग्रेजी भाषा नहीं जानेंगे तो काफ़ी सारी पुस्तकों से, काफ़ी सारे विचारों से अनभिज्ञ रह जाएंगे। ऐसे में वे कहते हैं लखऊ ना अंग्रेजन करी उन्नति भाषा माई, कि ये मत देखो कि अंग्रेज उन्नति करेंगे हमारे यहाँ, हमारी भाषा में उन्नति करेंगे, सब विद्या के ग्रंथ अंग्रेजी में लखाएं। यानी कि ये मत देखो कि अंग्रेज करेंगे, अंग्रेजी स्वयं पढ़ो और खुद ही सभी ग्रंथों को पढ़ो और जानो, सभी विचारों को समझो, क्योंकि जो सभी विधि के ग्रंथ लिखे गए हैं, जो महत्वपूर्ण विचार हैं, वो सब किस भाषा में है, वो सब अंग्रेजी भाषा में है। और अंग्रेजी के साथ ही वह सिर्फ अंग्रेजी को ही जोर नहीं देते हुए निज भाषा उन्नति को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी तरह वे कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान को मिटत नहीं ये के सूल, कि निज भाषा उन्नति जो है वो सभी उन्नति का मूल है और बिना निज भाषा के ज्ञान के, बिना अपनी भाषा के ज्ञान के, जो हृदय का सूल है, जो हृदय में कपट है, जो सूल चुभ रहा है, कभी भी मिट नहीं सकता। इसी प्रकार वे कुछ पंक्तियों के माध्यम से और अपनी भाषा का पक्ष रखते हैं, अपनी भाषा को महत्वपूर्ण बताते हैं कि अंग्रेजी पढ़ के जदब सब गुण होत प्रवीण। ये मानते हैं कि अंग्रेजी पढ़ के इंसान सभी गुणों में प्रवीण हो जाता है, लेकिन पै निज भाषा ज्ञानवित राहत हीन के ही, लेकिन अगर निज भाषा का ज्ञान नहीं है तो वह इंसान हीन का हीन ही रह जाएगा, उसकी वह उन्नति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने इनकी नवजागरण दृष्टि को देखा, किस प्रकार नवजागरण की इनकी दृष्टि है। अब इनकी राष्ट्रीय चेतना पर बात करें तो राष्ट्रीय चेतना भारतेंदु के यहाँ कैसी थी, इसको देख लेते हैं कि जब
भारतेंदु थे, इस दौरान लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। जब इनकी राजनीतिक समझ विकसित हुई तो लॉर्ड रिपन थे भारत में, और उसके बाद वे जनता के दुखों, पीड़ाओं, बदहाली याद को कभी प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा, कभी लॉर्ड के द्वारा, कभी महारानी के द्वारा अनुनय विनय करके महारानी तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। यानी कि इनकी ऐसी रचनाओं को राजभक्ति मान लिया जाता है, जबकि यह वास्तविक रूप में राजभक्ति नहीं थी। यह एक तरीके से अपनी जनता की, अपने देश की जो स्थिति थी उसको अनुनय विनय के द्वारा राजाओं तक पहुंचाने की कोशिश करते थे, क्योंकि जो उस समय वास्तविक शासक था भारत का, वह ब्रिटेन में बैठा था। वो ब्रिटेन की गद्दी से भारत का शासन चला रहा था। विजय वल्लरी में भारतेंदु ने अफगान युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता का हर्षपूर्वक वर्णन किया है, किंतु उन्होंने अंग्रेजों की युद्ध नीति का विरोध भी किया है। यानी कि वे एक तरफ जहां भारतीयों की वीरता का वर्णन करते हैं या उनकी देशभक्ति को दिखाता है, वहीं वे अंग्रेजों की जो युद्ध नीति है उस पर व्यंग भी करते हैं, उसका विरोध भी करते हैं। और इस पर वे कहते हैं, ये तो समझत व्यर्थ सब, यह रोटी उत्पात, भारत कोश विनाश को ही आती है। यानी कि जो भारत का कोष है, भारत का धन है, सब विनाश कर रहे हो युद्धों के द्वारा। इस सब को सोचकर जो हृदय है वो व्याकुल हो जाता है। इति भीति दुष्काल सो, पीड़ित नर को सोग, ताहू पै धननाश की, यह बिनु काज कुयोग, स्ट्रेची डिजरैली लिटन, चितय नीति के जाल, फंस भारत जलजर भयो, काबुल युद्ध अकाल। इसी प्रकार भारतेंदु की यही बदली हुई समझ हमें नए जमाने मुकरी में भी देखने को मिलती है, जिसकी रचना उन्होंने 1884 में की थी कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। यहाँ इनकी देशभक्ति दिख रही, यहाँ इनके विचार दिख रहे हैं, किस प्रकार ये तत्कालीन स्थिति पर कितनी अच्छी समझ रखते थे। और इन्होंने विजयनी विजय बैजंती कविता को लिया जा सकता है, जहां इन्होंने लिखा कि मिस्र विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने लिखा कि वहां पे हमारी विजय हुई, लेकिन प्रकारांतर में औपनिवेशिक अंग्रेजी राज की चालबाजियों, झूठे आश्वासनों को ये जो है उसको निर्वस्त्र करते हुए चलते हैं। उनकी जो व्यवस्थाएं थी उसको भी ये निर्वस्त्र करते चलते हैं, उसके बारे में बताते चलते हैं कि ये सब किस तरीके से हमारे साथ विश्वासघात किया जाता है। और जो भारत जग में रहो सबसे उत्तम देश, ताही भारत में रहो अब नहीं सुख को लेस। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु ब्रिटिश राज के भारत की स्थिति बताते हैं। ब्रिटिश राज में भारत कैसा हो गया, जो भारत जग में रहो सब तो उत्तम देश, जो एक समय विश्व गुरु हुआ करता था, आज उस भारत में कोई सुख का कोई नामो निशान नहीं रह गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमें राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रभक्ति देखने को मिलती है। इसी प्रकार वे कहते हैं, हाय सोए भारत भूमि भई सब भांति धुकारी, रहे न एकों वीर सहस्त्रन कोस मझारी, होत सिंह को नाद जौन भारत बनमाही, ताह आब ससक सियार स्वान खर आदि लखाई, जहाँ सूझी उज्जैन अवध कन्नौज रहेवर, तहाँ अब रोवत सिवा चहु दिस लखियत खंडहर। जहाँ कन्नौज, उज्जैन जैसे साम्राज्य हुआ करते थे, वहाँ अब सिर्फ खंडहर रह गए, कुछ नहीं रह गया है। इस प्रकार ये जो भारत की वर्तमान स्थिति हो गई उस का भी वर्णन करते हैं। इसी प्रकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भारतेंदु अपनी समझ का परिचय देते हैं। वे इस पर लिखते हैं, इस पर जो है उन्होंने कोई टिप्पणी किस प्रकार की, इसको देखते हैं। जैसे देखिए, कठिन सिपाही द्रोह अनल जल बलनासी, यानी कि कठिन सिपाही द्रोह अनल जा जल बलनासी, जिन भर सिर न हिलाई सकत कहूँ भारतवासी। इस प्रकार सिपाही विद्रोह को भारतेंदु गलत नहीं मानते हैं। और इसके बारे में डॉक्टर शंभुनाथ भी कहते हैं कि इन पंक्तियों से लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने समय के औपनिवेशिक आतंकवाद को पूरी तरह जी कर लिखा है। उन्होंने सिपाही द्रोह को गलत नहीं कहा, बल्कि बतलाया कि यह कितना कठिन काम था। इसके प्रतिशोध में अंग्रेजी सेना ने देश के जन बल पर इतनी निर्ममता से नाश किया, यानी गांव के गांव जला दिए जाते थे, ऐसे लोगों सहित गांव जला दिए गए थे 1857 के विद्रोह के बाद। इस तरीके से सरकार का, इस तरीके से ब्रिटिश शासन का आतंक फैलाया गया था, इस तरह से सेना का आतंक फैला दिया गया था कि अगर दूसरा विद्रोह हुआ तो इस तरीके से इससे भी
विपरीत, इससे भी विकट, इससे भी विकराल स्थिति आ सकती है। देश की तत्कालीन दुर्दशा का भी भारतेंदु यथार्थ चित्रण करते हैं, साथ ही उसके कारणों का भी खुलासा वे करते हैं। अतीत के वर्णन के साथ यह वे भी बताते चलते हैं कि उनका इतिहास कितना गौरवशाली था। प्रबोधिनी कविता में वे लिखते हैं कि गयो राजधन तेज रोष बल ज्ञान नसाई, बुद्धि वीरता श्री उछाह शूरता बिलाई, आलस कायर पनो निरुद्यमता अब छाई, रही मूढ़ता बैर परस्पर कलह कर लड़ाई, सीखत को न कला उदर भर जीवत केवल। यानी कि अब कोई कला नहीं सीखता, अब सिर्फ पेट भर कर जीना जान रहा है। इंसान किस तरीके से पशुओं की भांति हो चुका है। जो भारत श्रेष्ठ हुआ करता था, अब उस भारत की क्या स्थिति हो गई। इस प्रकार वे देशवासियों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार उनकी राष्ट्रभक्ति हमें देखने को मिलती है, राष्ट्र चेतना उनमें देखने को मिलती है। किस प्रकार वे राष्ट्र की चेतना को, जो राष्ट्रभक्ति थी, उसको समझ चुके थे और राष्ट्रवासियों को जगाने का कार्य कर रहे थे। और भारतेंदु की नज़र में भारत की ऐसी दशा का सबसे बड़ा कारण आक्रमणकारी अंग्रेज है। और दूसरा कारण क्या मानते हैं वे? दूसरा कारण मानते हैं जनता की रूढ़िवादिता, धर्मांधता, सामाजिक रूढ़ियां हैं। और तीसरा कारण वे आलस्य को मानते हैं, अपव्यय को मानते हैं, जो झूठी शान शौकत में इंसान जी रहा है उसको मानते हैं। और चौथा कारण वे इंसानों की, जो भारतीय है उसकी कायर प्रवृत्ति को मानते हैं, जो इस समय कायर हो चुका है, अपनी प्रवृत्ति को भूल चुका है कि वह कैसा था, अपने अतीत को भूल चुका है। उसे जगाने का कार्य भारतेंदु कर रहे हैं। जिस प्रकार गांधी जी आते हैं, गांधी जी कहते हैं हम स्वराज लाएंगे, हम आज़ाद होंगे, तो जो गांव की जनता थी उसे पता ही नहीं आज़ादी का मतलब क्या है। जब गांधी कहते थे हमें आज़ादी के लिए लड़ना है, भारतीय जनता कहती थी कि जो है आज़ादी क्या है। तो इस प्रकार का परिदृश्य था। तो इसको जगाने का कार्य हम देखते हैं भारतेंदु के ज़माने से, उससे पहले से राजा राम मोहन राय के ज़माने से होता चला आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर भारतेंदु की राष्ट्रीय चेतना देखने को मिलती है। हमने यहाँ नवजागरण पर बात की, इस पर डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा। एमएसडी की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से जाकर आप अपने कोर्स से रिलेटेड, अपने पेपर कोर्स से रिलेटेड, जो आपका पेपर है उससे रिलेटेड वीडियोज़ वहाँ पर हैं, आप जाकर उसमें विजिट करिए, अपने लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो सर्च करिए और उसमें पढ़िए। वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी परीक्षाओं को लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए वीडियोज़ के साथ, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद।